वक्त आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली के विज्ञान भवन, जहां पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी एक तकरीब से खिताब कर रहे हैं। व्यवस्थाएं की गई है और मुझे विश्वास है कि इन सुविधाओं से गुजरात में निवेश के इच्छुक भारतीय और विदेशी निवेशकों को और अधिक सुविधा मिलेगी। साथियों, ऐसे माहौल में जब सदन के आधुनिक डाइनिंग हॉल में लोग बैठेंगे और सामने ढोकला हो, फाफड़ा हो, खांडवी हो, दुधीना मुठिया हो, मोहनथाल हो, थेपला हो, सेव तथा टमाटर का साग हो, न जाने क्या क्या हो। एक बार एक पत्रकार ने मेरे साथ समय मांगा था, तब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था, और उनकी एक आदत थी कि वो ब्रेकफास्ट पे समय मांगते थे और ब्रेकफास्ट करते करते वो इंटरव्यू करते थे। तो खैर इंटरव्यू तो अच्छा हो ही गया और उसमें तो मुझे मालूम है क्या बोलना क्या नहीं बोलना, और ज्यादा मालूम है क्या नहीं बोलना। लेकिन उसके बाद भी जब उन्होंने रिपोर्ट किया तो लिखा कि मैं गुजरात भवन गया था, गुजरात के मुख्यमंत्री से बात की, लेकिन मैं दुखी हूं कि उन्होंने गुजराती नाश्ता नहीं कराया, साउथ इंडियन कराया। मैं चाहूंगा कि अब किसी को ऐसी नौबत ना आए। गुजरात भवन में उसकी अपनी पहचान बननी चाहिए, लोग ढूंढते आने चाहिए। साथियों, गुजरात ने विकास को, उद्यम को, परिश्रम को हमेशा महत्व दिया है। विकास के लिए गुजरात की लड़क को करीब 1.5 दशक तक मुख्यमंत्री के नाते मैंने बहुत करीब से देखा है। बीते 5 वर्ष से मैं देख रहा हूं कि गुजरात ने विकास के अपने सफर को और तेज किया है। पहले आनंदीबेन पटेल ने विकास की रफ्तार को नई ऊर्जा दी, नया सामर्थ्य दिया, और बाद में रूपाणी जी ने नई बुलंदियों को छूने के लिए अनेक नए प्रयास किए। हाल के वर्षों में गुजरात की विकास दर 10% से अधिक रही है। साथियों, केंद्र और राज्य में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद से और दोनों सरकारों के साझा प्रयासों से गुजरात के विकास में आने वाली अनेक अड़चनें दूर हुई हैं। ऐसी ही एक अड़चन नर्मदा डैम को लेकर थी, और अभी विजय जी ने उसका काफी वर्णन भी किया। आज हम अनुभव कर रहे हैं कि समस्या का समाधान होते ही कैसे नर्मदा का पानी गुजरात के अनेक गांवों की प्यास बुझा रहा है, किसानों को लाभ पहुंचा रहा है। साथियों, सौनी योजना हो या फिर सुजलाम सुफलाम योजना, इन दोनों योजनाओं ने जो गति पकड़ी है उससे आज गुजरात के लाखों परिवारों को सुविधा मिल रही है। गुजरात में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित हो पा रही है, और मुझे खुशी है कि जल संचयन हो या गांव-गांव जल पहुंचाने का अभियान हो, गुजरात ने इसमें अपनी एक महारत हासिल की है, योजनाबद्ध तरीके से सिद्धि प्राप्त की है, और उसमें वहां के नागरिकों की भी भागीदारी है। ये जन भागीदारी से हुआ है, और ऐसे ही प्रयासों से हम 2024 तक हर घर जल पहुंचाने में, पूरे देश की बात मैं कर रहा हूं, हम सफल होंगे। साथियों, सिंचाई के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर के दूसरे क्षेत्रों में भी अभूतपूर्व निवेश बीते 5 वर्षों के दौरान गुजरात में हुआ है, और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के निर्माण की रफ्तार भी बढ़ी है। अहमदाबाद में मेट्रो सहित आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक प्रोजेक्ट्स तेजी से पूरे हुए हैं। बड़ौदा, राजकोट, सूरत और अहमदाबाद के एयरपोर्ट्स को आधुनिक बनाया गया है। इसके अलावा धौलेरा एयरपोर्ट और एक्सप्रेसवे की मंजूरी
द्वारका में जैसा विजय जी ने बताया, वहां एक पुल का निर्माण बेट द्वारका के लिए, रेलवे यूनिवर्सिटी, मैरीटाइम म्यूजियम, मरीन पुलिस एकेडमी, गांधी म्यूजियम, ऐसे अनेक कार्य जो गुजरात में इन 5 वर्षों में हुए हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ने तो दुनिया के टूरिस्ट मैप में भारत को और अधिक सम्मान देने में मदद की है। विश्व के नॉन मैगजीन्स, खास करके टूरिज्म सेक्टर से जुड़े हुए, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की चर्चा अवश्य करते हैं। और मैं अभी थोड़े दिन पहले पढ़ रहा था और मुझे खुशी भी हुई कि जन्माष्टमी के दिन 34,000 लोग, 34,000 लोग स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार साहब को के दर्शन करने के लिए लोग पहुंचे थे। एक दिन में 34,000 लोगों का जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। साथियों, सामान्य मानवी को सुविधा पहुंचाने और स्वास्थ्य को उत्तम बनाने के लिए भी गुजरात ने सराहनीय काम किया है। बीते 5-6 वर्षों में गुजरात में मेडिकल के इंफ्रास्ट्रक्चर में और तेजी से काम हुआ है। अहमदाबाद सहित राज्य के अनेक हिस्सों में आधुनिक अस्पतालों और मेडिकल कॉलेज का जाल बिछाया जा रहा है। इससे युवाओं को गुजरात में ही मेडिकल की पढ़ाई और रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं। स्वास्थ्य के साथ साथ उज्ज्वला योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना को लागू करने में भी गुजरात काफी आगे रहा है। गुजरात की जनता के जीवन को आसान बनाने की इस मुहिम को, ईज ऑफ लिविंग को आगे बढ़ाने के लिए इसकी रफ्तार को हमें और गति देनी है। साथियों, भारत के अलग अलग राज्यों की सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक ताकत ही उसे महान बनाती है, ताकतवर बनाती है। लिहाजा देश के हर हिस्से, हर राज्य की ताकत को, शक्तियों को पहचान कर हमें आगे बढ़ाना है, उनको नेशनल और ग्लोबल स्टेज पर अवसर देना है। इसी साझा ताकत से हम उन संकल्पों को सिद्ध कर पाएंगे जो आने वाले 5 वर्षों के लिए तय किए गए हैं। दिल्ली में तकरीबन हर राज्य के भवन है, सदन है। ये गेस्ट हाउस के रूप में ही सीमित न रहे, इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। राज्यों के ये सदन दिल्ली में सही मायने में राज्यों के ब्रांड के रूप में प्रतिनिधि हो, देश और दुनिया से संवाद करने वाले हो, और इसके लिए काम करना जरूरी है। ये भवन टूरिज्म और ट्रेड के सेंटर बने, इस दिशा में भी काम किया जाना चाहिए। साथियों, देश के कई राज्य हैं जो कनेक्टिविटी के लिहाज से थोड़े दूर है। देश विदेश के बिजनेस लीडर, उद्यमियों को दिल्ली से वहां जाने में कई बार काफी समय भी लग जाता है। जब समय कम हो तो देश की राजधानी में उस राज्य का बिजनेस सेंटर होना, कल्चर को, आर्ट को और क्राफ्ट को शोकेस करने के लिए भी वहां सुविधा होना बहुत बड़ा उपयोगी होता है। जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक, विंध्य के आदिवासी अंचलों से लेकर साउथ के समुद्री विस्तार तक हमारे पास देश के साथ शेयर करने और दुनिया को ऑफर करने के लिए बहुत कुछ है। अब हमें इसको प्रमोट करने के लिए अपनी सक्रियता बढ़ानी होगी। ऐसे में राज्यों के भवन में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि कोई भी यहां जाकर पर्यटन से लेकर निवेश तक के सारे सवालों के जवाब हासिल कर सके। मैं फिर एक बार आप सभी को गर्वी गुजरात के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, और मैं आशा करता हूं गुजरात के व्यंजनों को स्वाद लेते लेते ये जरूर याद रखिएगा कि हमें देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति दिलानी है। मुझे विश्वास है कि इस मिशन में भी गर्वी गुजरात सदन मिसाल बनेगा। फिर एक बार आप सबको इस नए भवन के लिए बधाई, शुभकामनाएं। और अच्छा लगा, काफी मिशन के लोग भी यहां आए हुए हैं।
तो बीच बीच में मिशन के लोगों को गुजरात भवन वाले बुलाते रहे जरा, तो अपने आप आपका कारोबार बढ़ता जाएगा। तो इसको करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुजरात भवन का इफ्तिताह किया है। इसका नाम गरवी गुजरात भवन रखा गया है और ये वक्त से पहले, तयशुदा वक्त से पहले इसकी तामीर हो गई थी। मोदी इस मौके पर गुजरात के वजीर आला विजय रूपाणी और साबिक वजीर आला आनंदीबेन पटेल, जो कि अब मध्य प्रदेश की गवर्नर हैं, वो भी मौजूद थी। और 2024 तक हर घर पानी पहुंचाने का हमारा हदफ है, ये भी बताया वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपनी तकरीर में। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ने हिंदुस्तान की इज्जत मजीद बढ़ाई है, ये भी कहना है वजीर आजम नरेंद्र मोदी का। और गुजरात में ये बनाई गई है और इसको देखने के लिए दुनिया भर से लोग पहुंचते हैं। गुजरात की शरह तरक्की 10% से भी ज़्यादा है, बता रहे थे वजीर आजम नरेंद्र मोदी। तो गुजरात भवन के इफ्तिताह के मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने पुराने गुजरात के सीएम रहते हुए वक्त को भी याद किया और गुजरात को बेहतर तरक्की के लिए मुबारकबाद भी पेश की। हिंदुस्तानी सिफारतकार गौरव अहलुवालिया ने पीर को इस्लामाबाद में कुलभूषण जाधव से मुलाकात की। 3 साल से ज्यादा वक्त से जेल में बंद कुलभूषण जाधव की यह पहली काउंसलर एक्सेस थी। पाकिस्तान ने दूसरी बार कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्सेस देने की तजवीज दी थी, जिसे हिंदुस्तान ने कबूल कर लिया। जाधव से मुलाकात के बाद अहलुवालिया ने पाकिस्तान में भारत के उप उच्चायुक्त से भी मुलाकात की। इससे पहले सिफारतकारों की मुलाकात जाधव से 2 अगस्त को कराई जानी थी, लेकिन भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव की वजह से इसे कैंसिल कर दिया गया। यानी कश्मीर से लेकर कुलभूषण तक पाकिस्तान एक तरह से सरेंडर कर चुका है। और अगर हम देखें तो हिंदुस्तानी हुकूमत की कूटनीतिक या डिप्लोमेसी के चलते जिस तरह की कोशिश हो रही हैं उसको लेकर के पाकिस्तान बैकफुट पर नजर आता है। इतने तनाव के बावजूद भी पाकिस्तान को इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात को मानना पड़ा है। ये हिंदुस्तान की अगर हम बात करें डिप्लोमेसी की एक बड़ी कामयाबी है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और बड़ा सवाल यह है कि क्या कुलभूषण की वापसी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? यह भी एक अहम सवाल है, इस पर भी बात करेंगे। मेरे 5 सवाल जिसके इर्द गिर्द हमारी चर्चा घूमेगी। हमारा आज का पहला सवाल है कि क्या कश्मीर से लेकर कुलभूषण तक पाकिस्तान सरेंडर कर चुका है? हमारा आज का पहला सवाल। दूसरा सवाल है, क्या कुलभूषण की वतन वापसी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? तीसरा सवाल, क्या भारत के दबाव में पाकिस्तान ने काउंसलर एक्सेस की शर्त नहीं रखी, यानी बिना शर्त इसे माना है इसे देने के लिए? वही पाकिस्तान जो पहले इस मामले में बात नहीं करना चाहता था, अड़ रहा था और फांसी की सजा वहां पर सुना दी गई थी कुलभूषण जाधव को टेररिस्ट, आतंकवादी, दहशतगर्द डिक्लेयर करके। चौथा सवाल, क्या डिप्लोमेसी के सुपरस्टार हैं मोदी? इस पर भी हम बात करेंगे। और 5वां सवाल, क्या ये हिंदुस्तानी हुकूमत की एक बड़ी हिकमत अमली की वजह से मुमकिन हो पाया है? इस पर बात करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हुकूमतों की दृढ़ इच्छा शक्ति इसमें बड़ा किरदार अदा करती है। सरबजीत भी पाकिस्तान में थे और उनके साथ क्या हुआ? हुकूमतें उस वक्त ही उन्हें नहीं ला पाई और आज कुलभूषण जाधव को लेकर के हमें ये मौका मिला है। अभिनंदन की वापसी दूसरे तीसरे दिन करा ली गई थी। तो ये हुकूमतों की इच्छा शक्ति पर भी डिपेंड करता है क्या? इस पर भी हम बात करेंगे। मेरे साथ बहुत खास मेहमान हैं, मैं उनका तारुफ आपसे कराना चाहूंगा। इस वक्त हमने अपने साथ प्रोफेसर रत्नेश द्विवेदी जी को जोड़ा है, जो कि प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर एंड इंटेलिजेंस एक्सपर्ट हैं OSI इंटेलिजेंस USA में। अभी आपको थोड़ी देर बाद स्क्रीन पर वो नजर आ जाएंगे। देखिए, अब दिखेंगे रत्नेश द्विवेदी जी। रत्नेश जी, स्वागत है आपका। मेरे साथ इस वक्त रेणु भाटिया जी स्टूडियो में तशरीफ फरमा है, भारतीय जनता पार्टी की लीडर है। रेणु जी, आपका स्वागत है, खैर मकदम है। सुबुही खान जी को मैंने अपने साथ जोड़ा है, इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर भी वो अक्सर रहती हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर भी रहती हैं, पाकिस्तान की नब्ज को अच्छे से समझती हैं, वहाँ के जो लीडरान हैं, जो वहाँ की पॉलिसीज हैं और जो वहाँ की सियासत है उस पर आपकी अच्छी पकड़ है। इसलिए मैं हमेशा सुबुह जी को इस तरह के मामलों में साथ रखता हूं। मैंने अपने साथ
संजय के चड्ढा जी को भी जोड़ा है। सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में, और आपसे मैं बहुत सारी चीज़ें इस पूरे मामले के कानूनी पहलुओं को समझूंगा और हमारे नाज़रीन को भी समझना चाहिए। मेरे साथ इस वक्त संजीव कौशिक जी भी हैं, सियासी तज्ज़ियाकार हैं। खुशकिस्मती है मेरी कि आप मेरे साथ हैं और आपका आलोचनात्मक नज़रिया हमारे नाज़रीन को काफ़ी पसंद आता है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस चर्चा की, क्योंकि थोड़ी सी अलर्ट चर्चा शुरू हुई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को हम तमाम लोग सुन रहे थे, तो मैं चाहूँगा कि जल्दी जल्दी हम लोग अपनी बात रखें ताकि समय पर सबकी बातें भी पूरी हो सके। मैं सबसे पहले संजय जी आप ही पास आना चाहूँगा। संजय के चड्ढा जी, चूँकि आप कानून के बड़े जानकार हैं, मैं आपसे बस इतना समझना चाहूँगा, ये जो दिया गया है हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान की तरफ से कुलभूषण जाधव को, इसको क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं और इसका मतलब क्या होता है? थोड़ा सा हमें समझा दीजिए हमारे नाज़रीन को आसान लफ्जों में। देखिए, दो तीन बड़े अहम चीज़ें हैं। एक तो वियना कन्वेंशन ऑफ कॉन्सुलर रिलेशनशिप की एक वियना कन्वेंशन है, जिसके तहत तमाम मुल्क इंक्लूडिंग इंडिया और पाकिस्तान उसके मेंबर भी हैं। उसमें एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ 36A, उसमें ये कहा गया है कि अगर कॉन्सुलेट एक्सेस दी जाती है, उसमें फ्रीडम ऑफ कम्युनिकेशन होता है, जिसके तीन तरीके का होता है। एक तो कन्वर्स करेंगे, बातचीत करने का फ्रीडम है। दूसरा उसका जो है वो है कॉरस्पॉन्ड करने के लिए आप फ्रीडम ये दिया गया है। और तीसरा होता है कि लीगल जो अपॉइंट करने के लिए लॉयर वगैरह। क्योंकि समय कम है, मैं आपको बताऊं इस पर्टिकुलर मुकदमे में क्या हुआ था। ये हमारे जो कुलभूषण जी हैं, इनको बेसिकली वहां पे सजाए मौत दे दी गई थी, और हमने कहा था कि कॉन्सुलर एक्सेस दी जाए हमको एज पर द वियना कन्वेंशन, जिसको पाकिस्तान ने बिल्कुल सिरे से इंकार कर दिया। उसके बाद ये मामला इंटरनेशनल कोर्ट में हमने और ICJ में हम 15-1 सिर्फ एक जज ने उसका वो किया और 15-1 से हम जीत गए थे। तो ये वहां से शुरू होके उसके बाद अभी क्या हो रहा था, ICJ के ऑर्डर में ये लिखा था कि आप वियना कन्वेंशन के मुताबिक और अपने डोमेस्टिक लॉज के मुताबिक उनको ये एक्सेस दें। तो वो बार बार जो रिस्ट्रिक्शन, पिछली बार जो उन्होंने कहा था कि भाई एक पाकिस्तान का ऑफिसर भी होना चाहिए और एक CCTV भी लगा होगा वहां पे, तभी बातचीत कर सकते हैं, जिसको हमने डिनाई कर दिया था हमारी सरकार ने। और ये बहुत बड़ी कामयाबी है भारत सरकार की। लेकिन आज कुलभूषण ने बताया कि उन पर बहुत दबाव है। ये बात अभी भारत सरकार का जो बयान आया है, पाकिस्तान दबाव बना रहा है उन पर, बहुत सी चीजें मनवाने के लिए जबरदस्ती कर रहा है। इसको कैसे देखें ऐसे वक्त में, मतलब कानूनी पहलू से, जबकि इंटरनेशनल कोर्ट का जजमेंट उनके फेवर में आया है, ऐसे में दुनिया की भी नजर होगी। मतलब पाकिस्तान अगर इस तरह की हरकत करता है तो क्या? देखिए, ये तो शुरू से ही रही है, सरबजीत वाले मैटर में भी रहा है, और तमाम ये तो शुरू से पाकिस्तान की एक स्टाइल ऑफ वर्किंग ही यही है। लेकिन अब इस केस में क्योंकि वियना कन्वेंशन का ऑर्डर है कि जैसे उसके पैराग्राफ के अनुसार उनको एक लीगल अपॉइंट करने का भी, क्योंकि यहां पे क्या है कि अब एक चैलेंज होगा हमारा, ये एक सबसे बड़ा, कि किस तरीके से जो सजाए मौत की उनको सजा दी गई है उसको चैलेंज करके दोबारा से किस प्रकार से उनको बरी करके लेके आना है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। चैलेंज तो है, बिल्कुल चैलेंज तो है। सुबह ही कुछ कहना चाह रही हैं जी, अपनी बात है जी। इमरान जी, मैं जो आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहती हूँ, उससे आपके दो सवालों के जवाब पता चल जाएंगे। एक तो जो पाकिस्तान की मानसिकता है, किस टाइप की वो स्टेट है, वो आपको पता चल जाएगा, और जो आप गवर्नमेंट का इस पूरे सिनेरियो में क्या रोल रहा है वो हम सबको पता चल जाएगा। थोड़ा सा मैं इसमें ये बताना चाहती हूँ कि देखिए, पाकिस्तान को एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म या ग्लोबल टेररिज्म ऐसे ही नहीं कहा जाता है। ना तो वो किसी ह्यूमन राइट्स को मानते हैं, ना उनके यहाँ अपने कोई इंटरनल कोई लॉ एंड ऑर्डर है, ना वो कोई इंटरनेशनल ट्रीटीज को मानते हैं, ना किसी इंटरनेशनल कन्वेंशंस को मानते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहती हूँ। जो कुलभूषण जाधव जी हैं, जो हमारे इंडियन नेवी के एक ऑफिसर थे, जिनको पाकिस्तान ने मार्च रिटायर्ड जी, उनको पाकिस्तान ने मार्च 2016 में डिटेन कर लिया था। वो स्पाइंग एंड टेररिज्म के उनके ऊपर चार्जेस लगा के अप्रैल 17 में उनको कन्विक्ट करके डेथ सेंटेंस दे दिया था। जैसे संजय जी ने बताया कि इस तरह के केसेस में वियना कन्वेंशन ऑन कॉन्सुलर रिलेशंस 1963 अप्लाई होता है, जो कि फ्रेमवर्क डिसाइड करता है कॉन्सुलर रिलेशंस का इंडिपेंडेंट स्टेट्स के बीच में। तो सारी इंडिपेंडेंट कंट्रीज को वो वियना कन्वेंशन मानना पड़ता है इस तरह के सिनेरियो में। इस केस में पाकिस्तान क्योंकि कोई कानून
गैर कानूनी तो काम उन्हें सारे करने ही होते हैं। उन्होंने वियना कन्वेंशन का कोई भी प्रोविजन नहीं माना, किसी ट्रीटी का कोई भी जो है जो उन्होंने वहां पे सिग्नेचर करे हैं उसको उन्होंने दरकिनार कर दिया। तो जब अप्रैल 17 में जब कुलभूषण जाधव जी को उन्होंने डेथ सेंटेंस दिया, तो हमारी एज प्रेजेंट गवर्नमेंट प्रोएक्टिवली विद इन अ मंथ, 1 महीने के अंदर ही इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पहुंच गई और वहां पहुंच के उन्होंने पूरे अपने फैक्ट्स रखे और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अभी जस्ट कुछ वीक्स पहले ही जजमेंट दिया है। उन्होंने बोला है पहली बात तो जो डेथ सेंटेंस आपने जाधव जी को दिया है दैट इज सस्पेंडेड जब तक कि आप अपने जजमेंट को रिव्यू नहीं कर लेते। योर जजमेंट शुड बी रिव्यूड प्रॉपर्ली इन द लाइट ऑफ ऑल द एविडेंसेस एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। लीगली आपको इसको रिव्यू करना पड़ेगा। दूसरा उन्होंने दिया है कि कॉन्सुलर एक्सेस आपको देनी पड़ेगी। आप सिग्नेटरी है वियना कन्वेंशन के, यू हैव टू फॉलो दैट। आपको कॉन्सुलर एक्सेस देनी पड़ेगी। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने हमारी गवर्नमेंट से, इंडिया से यह भी अग्री किया कि उन्होंने जाधव जी को ना तो कोई लीगल राइट्स दिए, ना उन्होंने उनको लीगल राइट्स से अवगत कराया, और इंडिया को उनसे डिटेंशन के टाइम में भी, कन्विक्ट करने से पहले और डिटेंशन और कन्विक्शन के बीच का जो पीरियड था, डिटेंशन पीरियड में उन्हें किसी इंडियन ऑफिशियल से मिलने नहीं दिया गया, उनको कोई कॉन्सुलर असिस्टेंस नहीं दी गई। इस तरह से गैर कानूनी तरह से उन्होंने काम किया। तो जब ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हमारे फेवर में ऑर्डर आया और पाकिस्तान को अपने मुंह की खानी पड़ी है, तब वो सैटरडे में अभी करतारपुर कॉरिडोर में हमारे इंडियन ऑफिशियल से मिले हैं और उसी सैटरडे में डिसाइड हुआ है कि जी हम मंडे को उनको कॉन्सुलर एक्सेस दे देंगे। अब उनको वो फाइनली बात माननी पड़ी है, मुंह की खानी पड़ी है। तो मैं ये बताना चाह रही हूं कि देखिए पाकिस्तान एक्चुअली लातों का भूत है, वो बातों से नहीं मानता है। वो ऐसी ही सरकारों से सही रहते हैं, वो ऐसी ही सरकार, जैसे आपने बोला सरबजीत के मामले में क्या हुआ था, क्योंकि सरकारों को प्रोएक्टिवली आगे आना पड़ता है। फिर आपसे पूछना चाहता हूं कि ये हुकूमत की दृढ़ इच्छा शक्ति, हुकूमतों की जो होती है ना, वो बहुत सारे कामों को करवा देती हैं। वो दौर भी हमने देखा है कि कई बार हम फंस जाया करते थे, हम मजबूर हो जाया करते थे, चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते थे। तो क्या इसे मोदी हुकूमत की बड़ी कूटनीतिक डिप्लोमेटिक हुसूलियाबी मानेंगे या नहीं मानेंगे? आप हमें बताएं कि जो अभी काउंसलर एक्सेस की बात हो रही है वो मोदी हुकूमत के मजबूत इरादे की वजह से हो रही है या कानूनी दावपेच की वजह से हो रही है? दोनों, ये बताएं। दोनों। नहीं, दोनों की कानून होते हैं, कानून होते हैं, बट यू हैव टू प्लीड विद अथॉरिटी। सुनिए, आपके पास आऊंगा, मैं रेणु जी के पास, रेणु जी आऊंगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपके इरादे यदि मजबूत होते और कानूनी तौर पे आप दुरुस्त नहीं होते तो नहीं होता। सीधी सी बात है कि कानूनी रूप से आप इसके लायक थे कि इस केस को हम ले जाएं वहां पे, और जो कोर्ट के कानून के जो इंटरनेशनल अधीन आता है उसके आधार पे ही आपको ये इजाजत मिली। अब पाकिस्तान यदि नानुकुर कर रहा था अभी तक के वक्त में और उसने यदि स्वीकार लिया है तो निश्चित तौर पे भारत सरकार की एक जीत है, इससे मानने में कोई गुरेज नहीं है। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है वो कानूनन ही हो रहा है। यदि कानून में ये नहीं होता, मजबूती नहीं होती, तो शायद ये संभव नहीं होता। इस चीज को भी इसी में हम ऐड करना चाहेंगे। तो इंटरनेशनल कानून या इंटरनेशनल अदालत के पास कौन लेकर गया था? ये आप मान रहे हैं ना, भारत सरकार की कूटनीतिक जीत है, आपने माना, लेकिन ले जाने की क्षमता, उसकी हिकमत कोई भी सरकार नहीं करती सर। कोई भी नहीं, यही सवाल है जी कि यदि कोई और सरकार होती तो उसका क्या चला जाता और क्यों नहीं जाता? जिंदा वापस नहीं आया था सरबजीत सर इस देश में। उसकी बहन ने कहा, सरबजीत की बहन ने कहा था एक दिन कि मेरा भाई अगर वापस लौट सकता था, अगर मोदी दौर उस वक्त होता या मोदी हुकूमत उस वक्त होती। ये उनकी बहन की बात है। आप समझ सकते हैं कितनी मजबूर रही होंगी। आप बातों के चक्कर में नहीं जाए। राजनीति में इस तरह की बातें होती है। हमने ये भी सुना है कि हेमराज के सर के बदले हम 10 ले आएंगे। तो ये कहना, मैं ये कह रहा हूं कि हमने ये भी सुना था कि एक हेमराज के सर के बदले हम 10 सर ले आएंगे। तो ये कहना और उसे पूरा करना दोनों दो चीजें हैं। जब आप एक जगह पे बैठे होते हैं, जब हुकूमत चला रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, तो बहुत सारी चीजों को आपको माननी होती है। कानूनन ही आप कदम उठाते हैं और सरकारें आती हैं और जाती हैं। लेकिन जो कोई भी सरकार में रहे उसका ये दायित्व तो बनता है कि इस तरह से अपने देश के नागरिक के लिए वो कदम उठाए। जाहिर सी बात है कि कोई और उठाता नहीं उठाता। पिछली सरकारों में जो चीजें थी, जो ढीलापन था, उसमें और इसमें फर्क है सर। इसको मानिए ना, इसको नहीं मानेंगे आप? इमरान जी जस्ट वन क्वेश्चन है, मानेंगे या नहीं मानेंगे? नहीं, ये ढीलापन की बात ही नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि यदि ये टाइट हुई होते और कानूनन ये पीछे होते तब क्या करते? जाहिर सी बात है कि कानून का साथ मिला। रेणु जी समझ गए आप सर की बात? आपने समझ गया संजीव को? मतलब कोई और होता तब भी यही होता। ये कुछ नया नहीं हो रहा है आज इमरान। आज ये ऐसा एक विषय बन गया है जब से ICJ में
गए हैं सब लोग, ये ऐसा विषय बन गया कि आम नागरिक, एक लेमैन भी समझ पा रहा है कि ये सरकार स्ट्रांग है, इसीलिए ऐसा एक्शन हुआ। वरना सरकारें तो पहले भी थी, जैसे मेरे बड़े भाई अभी बोल रहे थे कि कानून अगर ऐसा ना होता तो सरकार क्या कर लेती। देखिए, कानून तो वही है और सरकारें सिर्फ बदली हैं, लेकिन मंशा नहीं थी, और ना ही उन्होंने कभी इस तरह से पाकिस्तान से टक्कर लेने की हिम्मत रखी पिछली सरकारों ने। आज मोदी जी ने एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है पूरी दुनिया को कि अगर आप गलत करोगे तो उसको आपको भुगतना पड़ेगा। और पाकिस्तान, आप देखिए कितनी बार उसके झूठ नंग हुए, कितनी बार उसके वादे झूठे निकले, कितना उन्होंने इस दिनों में भी सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने कैबिनेट में बोलने के माध्यम से मिसकंसेप्शंस क्रिएट की इस वर्ल्ड में। तो सारी बातें बिल्कुल सामने आई कि ये पाकिस्तान, जैसे मेरी दोस्त ने कहा कि ये लातों का भूत है, बातों से नहीं मानेगा। अगर सरबजीत के समय भी पहले के कानून जो बीच में इंटरवेन करने का समय था, वो प्रॉपरली किया होता तो कानून यही था और किया जाता। और आपने जैसे अभी बताया कि सरबजीत की सिस्टर ने एक्सेप्ट भी किया ये बात को, और ये पूरी दुनिया ने माना है कि अभिनंदन अगर 48 घंटे में आ सकता है तो उसके पीछे भी सरकार का स्ट्रॉन्ग डिसीजन, स्ट्रॉन्ग पावर्स थी, सरकार की स्ट्रॉन्ग मंशा थी। आज अगर हम अपने ही देश में कई और मुद्दों पर इस तरह से स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं जहां पर लोग, पिछली सरकारें हमें तोड़ना चाहती थी और उन्होंने तोड़ा, कई ऐसी जातियों को इस्तेमाल किया। आज अगर वो हमारे साथ मिले हैं, आज दिन में ही कर रहे थे मौलवी साहब का जो एक मुलाकात हुई है, वो भी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है। तो ये किसने करा? यही वही भारत है जो आजाद के बाद 70 वर्षों तक कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले पाया, आज लिया है। तो मेरे को लगता है इसके लिए बहुत मुबारक होनी चाहिए। ठीक है, मैं लौट रहा हूं। अभी मेरे भाई बोल रहे थे, आपने उनसे प्रश्न किया कि क्या ये कानून के तौर पे ये वापस आ जाएंगे, तो डेफिनेटली आएंगे, ना का कोई शब्द नहीं है। भले ही समय थोड़ा लगेगा क्योंकि बहुत इंटैंगल्ड सिस्टम हो गया, लेकिन आएगा जरूर, और वो वक्त बहुत नजदीक है। आपकी बात आगाज तो मैं अच्छा आमीन हुआ कहता है, हूं, अंजाम बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल आपकी बात पे मैं आमीन कहता हूं, ऐसा ही हो। लेकिन इसके अगर व्यवहारिक रूप से देखें तो चीजें थोड़ी मुश्किल है। जैसा कि संजय जी भी कह रहे थे, मैं अभी प्रोफेसर साहब के भी पास आऊंगा, रत्ने द्विवेदी जी के पास, वो तो OSI इंटेलिजेंस यूएसए से जुड़े हुए हैं, उनसे भी मैं बहुत सारी चीजों को समझने की कोशिश करूंगा कि क्या ये इतना भी आसान है क्या। और जिस तरह से पाकिस्तान इस मामले को लेकर चल रहा था, उनकी मां और पत्नी के साथ जो बेहुरमती उस मुल्क ने की थी, उस मुल्क के मीडिया ने की थी, वो भी हम नहीं भूल सकते हैं। और किस तरह से एक मां को उसके बच्चे से ढंग से सीधे बात भी नहीं करने दी गई थी, और यहां तक कि उनकी बीवी और उनकी मां की चप्पलें उतरवा ली गई थी, कपड़े चेंज करवा लिए गए थे। ये हाल पाकिस्तान ने किया था और वहां के मीडिया ने किया था, वो भी हम नहीं भूल सकते। उम्मीद है कि उस एक एक चीज का बदला लिया जाएगा। हालांकि यहां से कहना ठीक नहीं है, लेकिन बदले से हमारा मतलब है कि उसका हिसाब होगा, और कहीं ना कहीं अगर न्याय होता है तो फिर पूरा न्याय होगा।